Okay, students, this is chapter number 3, and we are going to study the Swiss and government because the Swiss and government covers the 50% of your paper, so that Swiss and government is important as well. आपको ये जान के खुशी होगी कि ये चैप्टर जो है ये आपके पेपर का 50% कवर करेगा, तो ये पेपर जो ये चैप्टर जो है उतना ही 50% ही मुश्किल है और 50% ईजी है। तो देखते हैं कि ये चैप्टर हमें कितना इजी लगता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ से आया। ओरिजिनली ये आइडिया आया कहाँ से था? तो जनाब ये आया था एंशियंट ग्रीक से। और इसकी हिस्टोरिक बेसिस जो है वो ये है कि यूएस गवर्नमेंट केम फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम। ये तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम से यूएस गवर्नमेंट सिस्टम आया था। और ये दैट लिमिटेड द किंग्स पावर, जिसमें किंग की पावर लिमिटेड होती थी और वो इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट करता था। और यूएस गवर्नमेंट जो थी वो इवॉल्व फ्रॉम ब्रिटिश आइडिया ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी होती क्या है। ये आप रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें सिटीजन्स वोट करते हैं और जो है इलेक्ट करते हैं अपने सॉरी जो आपका जो इलेक्टेड पर्सन होता है वो सिटीजन्स के वोट्स से आता है और वो क्या करता है, एग्जेक्टिव लॉ बनाता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डेमोक्रेसी के टाइप्स को स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बताते चलेंगे डेमोक्रेसी की यहाँ पर हम स्टडी करेंगे 6 टाइप्स। और 6 टाइप्स में सबसे पहले तो डेमोक्रेसी खुद ही आ जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि रूल ऑफ द पीपल, जिसमें कोई एक बंदा रूल नहीं करता, ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं। और ग्रीक अरोज इन अप्रोक्सीमेटली 500 बीसीई इन ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। और डेमोक्रेसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें मोनार्की को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मोनार्की जो है वो होती है रूल ऑफ वन पर्सन, यानी मोनार्की उस गवर्नमेंट सिस्टम को कहा जाता है जिसमें एक पर्सन जो है वो रूल करता है, सच एज किंग एंड क्वीन। और अरिस्टोक्रेसी जो होती है जिसमें एलीट क्लास रूल करती है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उसके अलावा जो है थ्योक्रेसी में ये होता है कि वहां पर चर्च का रूल होता है, जहां पर आप रिलीजन रूल करता है उसको थ्योक्रेसी कहते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास एनार्की। एनार्की में ये होता है कि रूल ऑफ मोबिलिटी होती है, मीन्स के सारी गवर्नमेंट जो है वो एक ही गवर्नमेंट में डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, और कहीं पे कोई सिस्टम चल रहा होता है, कहीं पे कोई सिस्टम चल रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इस टाइम अफगानिस्तान में एनार्की की सिचुएशन है। डेमोक्रेसी इज आल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटेरियन रूल सच एज डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल और फैसिज्म। और इसकी जो है वो बेहतरीन एग्जांपल जो है आप मार्शाल्लाह को कह सकते हैं कि जब आर्मियन रूल्स, आर्मी रूल करती है किसी कंट्री पर तो उसको अथॉरिटेरियन रूल्स कहते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें इन एंशियंट एथेन डेमोक्रेसी लॉज वर वोटेड अपॉन बाय काउंसिल ऑफ ऑल सिटीजन एंड सिस्टम नाउन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इसमें यह होता था कि एज ऑफ 20 में, अब यहाँ पर एक चीज आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वोटिंग का हक किनके पास था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वोटिंग का हक जो था वो ऐसे लोगों के पास, ऐसे लैंड ओनर्स के पास था जिनकी एज 20 ईयर्स थी, वुमेन्स के पास था, फॉरेनर्स के पास था, सॉरी फॉरेनर्स, वुमेन्स, स्लेव्स, नॉन लैंड ओनर्स और मिनोरिटीज माइनर्स जो थे वो वोटिंग के राइट से एक्सक्लूड कर गए थे, एक्सक्लूडेड थे, कर गए थे नहीं, एक्सक्लूडेड थे। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे मैग्ना कार्टा को। मैग्ना कार्टा जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का रूल था, जिसका सॉरी यहाँ पर यूएस में क्या था, हम क्या स्टडी किया था हमने ऊपर, यूएस में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी।
जिसमें जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटर को सिटीजन्स खुद इलेक्ट करते हैं। और उसमें एक यूएस में जो है फॉर द इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएसए वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो साइनिंग मेग्ना कार्टा था। मेग्ना कार्टा एक ग्रेट चार्टर था जो लैटिन के लिए था। इंग्लैंड में ऐसा हुआ था कि मोनार्की थी, और वहां पर मोनार्की में आप अच्छी तरह जानते हैं कि किंग की पावर यूज होती है। तो उसकी किंग की पावर को प्रोटेस्ट किया गया था, और किंग की पावर को जो है लिमिटेड कर दिया गया था इस लेटर में या इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किंग की पावर को लिमिटेड कर दिया गया था और सब्जेक्टिव कर दिया गया था। और उसके बाद सेम पीरियड में एक और इवेंट हुआ था, उसको हिबियस कार्पस का नाम दिया गया। और हिबियस कार्पस क्या था? ये लीगल डॉक्ट्राइन था which made it legal for the government to hold imprisoned individuals without granting their trials। ये दोनों इवेंट जो हैं वो यूएस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। और ये है 17 और 18 सेंचुरी का। अच्छा, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताना भूल गए हैं, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। यहाँ पर हुआ ये था कि इनलाइटनमेंट की एज कौन सी थी? 17 और 18 सेंचुरी को जब डेमो को एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहा गया था, क्योंकि इस एज में बिल ऑफ राइट्स पास हुआ था। और इस एज को इस वजह से भी इनलाइटनमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है इंडिविजुअल राइट्स को जो है वो लीगली एक्सेप्ट किया गया था। मींस इसमें जो है इसमें जो है एक एक क्लैश था ना कि गवर्नमेंट का रूल्स है एक तरफ, पब्लिसिटी के रूल्स हैं, पब्लिक रूल्स हैं। तो इन दोनों रूल्स को जब एक दूसरे को प्रैक्टिस करवाया गया तो इस एज को एज ऑफ इनलाइटनमेंट का नाम दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर प्रैक्टिस वन है। प्रैक्टिस वन में अगर आप देखें, अच्छा एक चीज और, इस चैप्टर की जो है बहुत जरूरी है, इस चैप्टर की आप प्रैक्टिसेस जरूर करें, क्योंकि इस चैप्टर की प्रैक्टिसेस जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पर जनाब हमारे पास है सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है, क्योंकि इसमें हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और लीगल सिस्टम स्टडी करेंगे और बिल ऑफ राइट्स स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स क्यों की गई और क्या की गई दोनों स्टडी करेंगे। और अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर वाइड सपोर्ट, और इसको कैसे वाइड सपोर्ट रिक्वायर्ड थी, but many important amendments have gained enough support to be ratified। Constitution of United States is a foundation of our national government and legal system। The United States is a republic। रिपब्लिक भी गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है जिसमें सिटीजन्स जो हैं इलेक्ट करते हैं लोगों को जो उनके ऊपर गवर्न करते हैं। रिपब्लिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सिस्टम विच सिटीजन डू नॉट चूज देयर पॉलिटिकल लीडर सच एज मोनार्की और डिक्टेटरशिप। और इसका जो द पीपल, अब यहाँ पर देखें प्रिएम्बल क्या होता है। प्रिएम्बल को आपने आप ये देखें कि वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करते हैं और पार्टिकुलर गोल सेट करते हैं न्यू नेशन के विच दे स्टेटेड इन प्रिएम्बल। मतलब जिस जिन सर्कमस्टांसिस में ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करते हैं और उन न्यू गोल सेट करते हैं, उन सर्कमस्टांसिस को प्रिएम्बल कहेंगे या इंट्रोडक्शन कहेंगे। और दे वांटेड टू अनटाई द
स्टेट्स अंडर वन गवर्नमेंट, ये उसको एक गवर्नमेंट के अंडर जो है वो करते हैं। स्टेब्लिश अ नेशन वेयर पीपल कुड लिव पीसफुली एंड सेफली अंडर द रूल ऑफ लॉ एंड मेक प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम पॉसिबल ऑफ ऑल सिटीजन। लास्ट में फॉलोइंग द प्रीएम्बल्स द ओरिजिनल 7 आर्टिकल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपको यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो गई है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जो ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं वो 7 है, और ये आर्टिकल जो है प्रोवाइड फॉर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस को स्टेब्लिश द राइट्स ऑफ स्टेट, सेट द फोर्थ प्रोसीजर फॉर रेटिफाइंग एंड अमेंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 6 जो है उसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल मस्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड नो अदर लॉज कैन कॉन्ट्राडिक्ट एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपको जैसे कि पता है कि 7 ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट वाज दीज 7 आर्टिकल्स। लाइक यहाँ पर 6 आर्टिकल्स है, 5 आर्टिकल्स है, और उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों पेश आई, हमें ये देखना है। द proposed amendment then must be ratified by 3/4 of the states. This process ensures that amendments have very broad national support. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट स्पेशली डिस्क्राइब सिटीजन्स राइट्स। आपको ये बात मैं बार बार बताती हूँ कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिटीजन्स के राइट को बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया गया था। दैट्स वाई उसमें अमेंडमेंट की जरूरत पेश आई और उन अमेंडमेंट्स को रेटिफाई भी किया गया, और उन अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स के तौर पर रेटिफाइड किया गया। और उसमें जो है हमारे सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया, और 6th एंड 7th अमेंडमेंट में गारंटी सिटीजन्स को राइट्स ऑफ ज्यूरी भी दिया गया। और राइट्स ऑफ ज्यूरी के बारे में आप जानते हैं कि उस वक्त किसी को भी मतलब वो नहीं था, जो भी मामला होते थे सब गवर्नमेंट सेटल डाउन करती थी, लेकिन फिर पब्लिक को भी एक इतना इख्तियार दिया गया कि वो आपने आपसी मामला जो छोटे मोटे मामला हैं उसको खुद सेटल डाउन कर सकें। एज अमेरिकन आइडियाज अबाउट सिटीजन एंड गवर्नमेंट हैड इवॉल्व्ड, द अमेंडमेंट प्रोसेस हैज अलाउड द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड एज वेल। और 13 अमेंडमेंट में स्लेवरी को खत्म किया गया, 15 अमेंडमेंट में राइट्स ऑफ सिटीजन को स्टेब्लिश किया गया, जिसका स्लोगन ये था, शैल नॉट बी डिनाइड और एब्रिज्ड। क्यों? ऑन द अकाउंट ऑफ रेस, कलर एंड प्रीवियस कंडीशन ऑफ सर्विट्यूड। उसमें आप लोग ये अच्छी तरह से ये जानते हैं कि जब सिविल वॉर खत्म हुई थी तो उस वक्त स्लेवरी तो खत्म हो गई थी, लेकिन जो है रेसिज्म खत्म नहीं हो सकी थी। और रेसिज्म को खत्म करने के लिए 15 अमेंडमेंट की गई। अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैव एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स टू सिटीजन। और 19 में वुमेन को भी राइट ऑफ वोट दे दिया गया। 24th अमेंडमेंट में पोल टैक्सेस बैन कर दिए गए, क्योंकि टैक्सेस आपको ये बात भी आप जानते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सॉरी नॉट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या था जो पोल टैक्सेस की वजह से रेवोल्यूशन, सॉरी अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था वो पोल टैक्सेस की वजह से आया था। जो गवर्नमेंट जो है विदाउट मींस एक अनजस्ट ट्रीटमेंट था पोल टैक्सेस के थ्रू विद पब्लिक, तो उसके खिलाफ जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था। और 14 अमेंडमेंट्स में फिर पोल टैक्सेस को भी खत्म कर दिया गया, विच सम स्टेट्स वर यूजिंग टू प्रिवेंट अफ्रीकन अमेरिकन फ्रॉम वोटिंग। द 26th अमेंडमेंट लॉयर्ड द वोटिंग एज टू 18। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि वोटिंग एज 20 थी, और अब 26th अमेंडमेंट में हम पढ़ रहे हैं कि वोटिंग एज को लोअर कर दिया गया और उस वोटिंग एज 18 हो गई। और यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस 2, मैंने अगेन मैं आप रिपीट करती जाऊँ आपको कि आपने इसकी प्रैक्टिसेस मस्ट भी सॉल्व करनी है, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको एक कंप्लीट जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। और जी
उमाद, सुबाइना, हबैब, आपको अच्छे से कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा आपके माइंड में हो क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉपिक? नहीं, समझ आ गई है सारी। शायद, सुबाइना शायद, और उमाद, हबैब। नहीं, शायद मैंने जी कहा मैम, समझ आ गई ठीक है है। सारी। ओके, जी हुबैब। जी मैम। सारी बोला। ठीक है, नेक्स्ट लेसन से पहले मैं आप तीनों से कुछ छोटा सा क्विज करूंगी, लिहाजा इंशाल्लाह मैम। इन दोनों लेसन्स को कल स्टडी करके आइएगा क्लास में। जी ज़रूर। ओके मैम मैम। दूसरे चैप्टर का टेस्ट नहीं आया अभी तक, वो कब? और दूसरे, एक्चुअली आज हमने आरटीएलए का टेस्ट रखा है, कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट रखेंगे। ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।